विद्या निर्माण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछा गया यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 यानी कि एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है, जो हम उसका हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कहा गया क्या कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? यानी कि पानी में आप जैसे कि एक बाल्टी पानी है, यानी कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जैसे आप पानी में, यानी कि एगो बाल्टी रहेगा, उसमें से आप बाल्टी में रखेगा, पानी में सिक्का रखेगा, तो यहाँ से उठा हुआ प्रतीत होगा। ऐसा किसके कारण होता है? तो ये वाला होता है जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, यानी कि प्रकाश के, सुनिए वन लाइनर में, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है जो पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। एक क्वेश्चन और से पूछ सकता है कि यानी कि पानी में रखा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि एक और क्वेश्चन है वो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अक्षर के ऊपर प्रकाश स्लैब रखकर देखने पर उसका अक्षर का उठा हुआ प्रतीत होने के कारण होता है जो प्रकाश का अपवर्तन है। तो ये सब कारण है जो प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है यानी कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या होता है, यानी कि पानी में रखा हुआ, ध्यान से देखिए दोस्तों, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होने का प्रमुख कारण प्रकाश का अपवर्तन है। यानी कि जो पानी में रखा हुआ सिक्का होता है, यानी कि रखा हुआ सिक्का होता है, उसका उठा हुआ प्रतीत होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो प्रकाश का अपवर्तन है। उसके बाद क्या है, यानी कि जब प्रकाश की किरण यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। अब बात आ जाता है अभी ये कि सघन माध्यम किससे कहा जाता है, विरल माध्यम किससे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि पानी एगो हवा है, तो पानी हवा में कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम है, जो आप डिसाइड कीजिए। देखिए बताते हैं, यानी कि आप हवा में ऐसे ऐसे करके हाथ आप चला सकते हैं हवा में ऐसे ऐसे करके हाथ। पानी में आप ऐसे ऐसे हाथ चलाइएगा तो हैरान हो जाएगा। तो समझ लिए सघन मतलब घना होता है, यानी कि किसमें आप ज्यादा देर तक हाथ चला सकते हैं, हाथ गोल फेंक सकते हैं, किसमें ज्यादा, यानी कि हवा में फेंक सकते हैं या पानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा हवा में। तो हवा हो जाएगा विरल माध्यम, पानी हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक है दोस्तों, देखिए इधर तो यहाँ पर हो जाता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब सघन माध्यम विरल माध्यम क्लियर हो गया दोस्तों, यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश मतलब जाता है यानी कि करती है, तो पानी की सतह से अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। यानी कि जो प्रकाश की किरण होता है वो पानी की सतह पर पड़ता है, यानी कि जैसे कि पानी है, मान लीजिए कि यहाँ पर तालाब है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर पानी है, तो प्रकाश की किरण यहाँ पर सन लाए है, तो सन से जो प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश की किरण निकल रहा है, तो यहाँ पर से यहाँ पर आएगा पानी की सतह पर, यहाँ से अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपवर्तित हो जाएगा, तो अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा। तो इसी को कहा जाता है कि तब प्रकाश, यानी कि प्रकाश होता है जो अपवर्तित होकर हमारे आंख तक पहुंच पाता है, तो हम सिक्का को देखते हैं तो उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देख देते हैं, तो पानी की सतह से अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमारी आंखों तक क्या पहुंचती है दोस्तों? तो प्रकाश पहुंचती है, तो जिसके कारण पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो कहेगा कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा प्रतीत क्यों होता है, तो आप बता दीजिएगा क्या है होता है। जो सबसे पहले बता दीजिएगा कि पानी में रखा हुआ सिक्का यानी कि उठा हुआ प्रतीत होने का प्रमुख कारण प्रकाश का अपवर्तन है। उसके बाद कहिएगा कि जब प्रकाश की किरण यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखना है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो पानी की सतह से अपवर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण यानी कि पहुंच पाता है जिसके कारण पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक बार और बता देते हैं। कहेगा क्वेश्चन की पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो एक लाइन में आंसर जान लीजिए कि आप क्या कहेगा कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होने का प्रमुख कारण प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश की क्या है दोस्तों? अपवर्तन है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद क्या कहेगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो प्रकाश का यानी कि अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है,
उसके बाद क्या कहेगा, तो पानी की सतह से अपवर्तित होकर, प्रकाश पानी की सतह से अपवर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे आप पूछ सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि यानी कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होता है, यानी कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होता है, किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो यहाँ पर कहा है कोचिंग की दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है। ध्यान से यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये 2021 में पूछा गया सवाल है, ये वाला भी 2021 में पूछा गया सवाल है जो 2 नंबर में रहता है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, ये वाला एग्जाम में 5 नंबर में ही पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 नंबर में ही पूछ देता है, 2 नंबर में ही पूछ देता है, लेकिन 2 नंबर वाला पूछता है जो क्या होता है, तो कहेगा यानी कि 2 नंबर में पूछा है तो आपको क्या लिखना है, तो अब कहेगा कि दृष्टि दोष क्या है, बस दृष्टि दोष की परिभाषा बता दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कहेगा यह कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष होता है जो 4 प्रकार का होता है, यानी कि लोक में दिया 4, भारतीय वन में दिया 3, तो 4 प्रकार कहना है, निम्नलिखित प्रकार कह दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा कि दृष्टि दोष क्या है, तो यह कितने प्रकार का होता है, यानी कि कहेगा यानी कि 5 नंबर वाला रहेगा, तो चारों के लिख के एगो के परिभाषा लिख के और उसके बाद क्या करना है, परिभाषित कर देना है, उसके बाद यानी कि दृष्टि दोष होने के कारण क्या होता है उसको व्याख्या कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखते हैं। तो दृष्टि दोष क्या होता है, यहाँ पर क्या कहा है कि जब मानव नेत्र का निकट बिंदु तथा दूर बिंदु, जब मानव नेत्र का निकट बिंदु तथा दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाता है, जब मानव नेत्र का निकट बिंदु तथा दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाता है, तो यह नेत्र दोषयुक्त नेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह नेत्र दोषयुक्त नेत्र कहलाता है, और दोषयुक्त नेत्र से देखने की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि ध्यान से समझिएगा कि दृष्टि दोष क्या होता है, यानी कि दृष्टि दोष क्या होता है, तो बोलिएगा आंसर क्या, कि जब मानव नेत्र का निकट बिंदु तथा दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाता है, जब मानव नेत्र का निकट बिंदु तथा दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाता है, तो यह नेत्र दोषयुक्त नेत्र कहलाता है, और दोषयुक्त नेत्र से देखने की क्रिया दृष्टि दोष कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप आदि कर लीजिएगा, और एक परिभाषा और होता है, लेकिन एक बता दिए हैं, ध्यान से इसको याद करिएगा। उसके बाद जानते हैं कि दृष्टि दोष कई प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष होता है जो 4 प्रकार का होता है, या फिर 4 प्रकार का दीजिए तो निम्नलिखित प्रकार करवा दीजिएगा। तो दृष्टि दोष होता है जो 4 प्रकार का होता है जो निम्नलिखित है, पहला हो जाता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो जाता है दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा, यानी कि दीर्घ या दूर, दोनों इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज जाइएगा मत। यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता होता है। तो दृष्टि दोष होता है जो 4 प्रकार का होता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर से वाला क्वेश्चन पूछ ले, ये वाला भी क्वेश्चन पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष क्या है, 2 नंबर में पूछ ले, दूर दृष्टि दोष क्या है, 2 नंबर में पूछ ले, जरा दृष्टि दोष क्या है, ये वाला भी पूछ ले, अबिंदुकता क्या है, ये वाला भी पूछ ले 2 नंबर में। तो सबको 2-2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन 5 नंबर में कौन कौन पूछेगा, तो कहेगा दृष्टि दोष क्या है, उसके बाद कह देगा यह कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष का परिभाषा एक बार लिख दीजिएगा, उसके बाद बारी बारी सब परिभाषित कर दीजिएगा, या फिर केकरो एगो लिख के चारों का नाम लिख के कहेगा कि निकट दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए, तो निकट दृष्टि दोष को परिभाषित कर दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष क्या है और होने के कारण क्या है और निवारण कर देना है। यानी कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है, निवारण क्या है, ये वाला कर दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष को कारण निवारण कर दीजिएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये वाला परिभाषा लिख के कारण निवारण दूर दृष्टि दोष की या फिर जरा दृष्टि दोष के कर देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो जब ध्यान से यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बता देते हैं पर जानकारी के लिए, ये वाला 2 नंबर में ही पूछता है, आगे हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष क्या कहा जाता है। आइए ध्यान से देखिए दोस्तों, सुनिएगा बढ़िया से, ध्यान लगा के गौर लगा के सुनिएगा, इधर फोकस बोर्ड पर। कहेगा क्या कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो बोलना है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष का उपचार कौन से किया जाता है, इवला क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है कि निकट दृष्टि दोष की यानी कि कोई व्यक्ति का अगर जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि चश्मा में। तो इसका निकट कई अक्षर के दोस्तों, तो निकट तो निकट होता है 3 अक्षर के, तो उसमें लेंस लगाना है 4 अक्षर के, अ व त ल, तो 4 अक्षर हो गया। उसके बाद दूर दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों, तो दूर दृष्टि दोष यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन
कि निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर कई अक्षर के दोस्तों, तो दूर दूर यानी कि 2 अक्षर बोला है तो दूर हो गया, यानी कि उसमें लेंस लगाना 3 अक्षर बोला तो उत्तल उत्तल। ठीक है दोस्तों, तो उत्तल लगा देना है। तो यहाँ पर समझिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है, यानी कि जरा दृष्टि होता है निकटो वाला नहीं जनाता है, दूरी वाला जनाता है, तो उसी को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी कि सुनिए वैसा दृष्टि दोष, यानी कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु दोनों नहीं दिखाई देता है, यानी कि दोनों प्रभावित हो जाता है, तो ऐसी यानी कि दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी कि जरा दृष्टि दोष में कौन लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है द्विफोक्सी लेंस। जितना हम अभी तक बताए सब ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कहेगा कौन कि जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका बाइफोकल या कहना है, या फिर कहा जाना है द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी मतलब अवतल, यानी कि अवतल उत्तल दोनों मिला देता है तो बाइफोकल लेंस बन जाता है। काहे कि इसमें निकट दृष्टि दोष भी होले वो व्यक्ति के, और जरा यानी कि दूर दृष्टि दोष होले, तो दोनों मिला के बन जाएगा बाइफोकल या फिर द्विफोक्सी लेंस कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अबिंदुकता में क्या होता है, तो अबिंदुकता में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर को उसको पता नहीं चलता, यानी कि जौन व्यक्ति को यानी कि अबिंदुकता दृष्टि दोष हो जाता है उसको ऊर्ध्वाधर नहीं जनाता है, नहीं क्षैतिज जनाता। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा होता है, क्षैतिज मतलब पड़ा होता है, यानी कि खड़ा पड़ा उसको जनाइबे नहीं करता, यानी कि जौन व्यक्ति को अबिंदुकता दृष्टि दोष हो जाएगा उसको खड़ा पड़ा कुछ नहीं दिखाई देगा कि कौन खड़ा है कौन पड़ा है, तो ये वाला अबिंदुकता होता है। तो इसका परिभाषा जान लेते हैं कि अबिंदुकता दृष्टि दोष क्या होता है, यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र यानी कि उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं करता है उसे अबिंदुकता दृष्टि दोष कहा जाता है या फिर अबिंदुकता कहा जाता है। फिर से सुनिए दोस्तों ध्यान रखिए कि अबिंदुकता क्या है, तो बोलना है कि आंखों का वैसा दोष यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र निकट यानी जिसमें मानव नेत्र यानी कि क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को फोकसित नहीं करता है उसे अबिंदुकता दृष्टि दोष कहा जाता है। अबिंदुकता का उपचार क्या होता है, तो इसमें उपचार किया जाता है यानी कि बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। कहेगा क्वेश्चन पूछेगा कि अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस को दूसरा नाम पूछ जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा सब, यानी कि स्टूडेंट सब कंफ्यूज हो जाता है। बेलनाकार को सिलिंड्रिकल लेंस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो हो गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित यानी कि दक्षिण हस्त नियम को लिखे। यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित यानी कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखे। यहाँ पर क्या कहा है, तो चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे लगी कहा है, तो ध्यान से इधर समझिएगा। ये वाला यहाँ तक नहीं बोलिएगा तो ये वाला चलेगा, ये वाला यहाँ तक नहीं बोलेगा तो चलेगा। ये कहा कि 2 नंबर में पूछा है, ये वाला खाली इस नियम मेन क्या होता है इसमें, तो मेन इस नियम के अनुसार है, इस नियम के अनुसार से आप यहाँ से यहाँ तक परिभाषा बोल दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। ये वाला नहीं हो लिखिएगा तो चलेगा काम, लेकिन हमको 5 नंबर में भी ये वाला साबित नहीं करता है, यानी कि 5 नंबर नहीं पूछता इसको। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो क्या कहा है, यानी कि धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी देने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। ध्यान से सुनिए फिर से दोस्तों, क्या कहा है क्वेश्चन में से देखिए इसको बोल देना है। क्या कहा है कि धारा की दिशा यानी कि धारा की दिशा तथा उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि एगो चुंबकीय क्षेत्र याद रखना है, एगो विद्युत धारा याद रखना है, मतलब धारा याद रखना है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्या कहा है कि धारा की दिशा तथा उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी देने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे यानी कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। अब इस नियम के अनुसार से मैक्सवेल क्या कहा है, जो यानी कि मैक्सवेल ने कौची बताया इस नियम के अनुसार से, चाहिए देखते हैं। कहा है यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि यानी कि मान लीजिए कि चालक तार है, हमें मान लीजिए कि ये वाला चालक तार है, क्या है दोस्तों, तो ये वाला चालक तार है। चालक तार का मतलब क्या होता है, इससे करंट प्रवाहित हो इसका मतलब तार है ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला तार है। तो क्या कहा है दक्षिण हस्त नियम यानी कि दाहिना हाथ तो ये वाला होता है, तो आप ऐसे पकड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या दर्शा रहा है जो देखिए क्या कहा है
कि इस नियम के अनुसार में यदि किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, तो हम दाहिना हाथ की मुट्ठी में ऐसे करके पकड़े हुए हैं, क्या कहा है, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि जो अंगूठा होता है, अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, यानी कि अंगूठा होता है जो इब्रा धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा है, यानी कि धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा है, और शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भेद करता है। यानी कि 5 अंगुलियां, यानी कि यदि किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो और शेष अंगुलियां होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो यही है जो क्या होता है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहेगा दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं, इस प्रकार आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान लगा किधर समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होता है, तो यहाँ पर कहा है फ्यूज के तार की प्रमुख विशेषता क्या होता है। जो फ्यूज तार का आप उपयोग करते हैं, यानी कि फ्यूज तार की विशेषता क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर बात क्या होता है फ्यूज तार में, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि फ्यूज तार की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो क्वेश्चन यानी कि आंसर कैसे लिखना है, फ्यूज तार के निम्नलिखित विशेषताएं चाहे निम्न विशेषताएं, ये वाला बात डालेगा जरूर, का इससे शोभा देता है क्वेश्चन का आंसर देने में, तो शोभा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से पहला नंबर पॉइंट क्या कहा है, इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। गलनांक क्या है, यानी कि गलनांक क्या होता है, व्हाट इज, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान समझना है कोची कि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है, यानी कि गले लगी स्टार्ट कर देता है, यानी बहुत जल्दी गल जाता है, यानी कि फ्यूज हमेशा पतला दिया जाता है, इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। जो फ्यूज तार दिया जाता है उसका गलनांक बहुत भी कम होता है, यानी कि जब लघु पतन या अति भारण होता है, जब लघु पतन तथा अति भारण होता है तो इस समय फ्यूज जल्दी ये गल जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अति भारण लघु पतन दोनों नुकसानदेह होता है। लघु पतन में क्या होता है दोस्तों, यानी कि जब लाल तार गर्म तार दोनों आपस में सट जाता है तो लघु पतन होता है। यानी कि जब मशीन यानी कि करंट से ज्यादा पावर को खींचे लगता है तो उसे कहा जाता है अति भारण। अति भारण के मतलब जाता है ओवरलोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि फ्यूज तार सीसा और टीन, यानी कि फ्यूज तार किसका बनाया जाता है, तो टीन मतलब हो जाता है टीना, यानी कि टीन और सीसा, यानी कि सीसा हो जाता है और टीन दोनों को मिक्सचर करके यानी कि मिश्रण करके क्या बनाया जाता है दोस्तों, फ्यूज तार बनाया जाता है। या फिर ये दोनों नहीं लीजिएगा, या फिर कॉपर और टीन के मिश्रण कर सकते हैं, सी हो गया कॉपर एसेंस टीन, यानी कि कॉपर और टीन का मिश्रण करके आप फ्यूज तार का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझना है कि फ्यूज तार सीसा और टीन अथवा कॉपर तथा यानी कि कॉपर तथा टीन दोनों धातुओं के मिश्रण से बना होता है। तो ए वाला क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले है, कहेगा कौन कि फ्यूज तार किसका बना होता है, तो यहाँ पर कह देना है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, सीसा और टीन के मिश्र धातु। अगर जो ये ऑप्शन में नहीं रहे तो सीसा नहीं रहे तो इबड़ा देने रहेगा, कॉपर और टीन देने रहेगा। तो इसको याद रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछवे करेगा। ध्यान से इधर देखिए, तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि फ्यूज तार को हमेशा घर के विद्युत परिपथ में मेन लाइन में जोड़ा जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम में। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, हर साल पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूज को यानी कि कौन क्रम में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, घर के विद्युत परिपथ में फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए, फ्यूज तार को हमेशा घर के विद्युत परिपथ के मेन लाइन में, यानी कि जो मेन लाइन होता है उसमें फ्यूज जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि मेन लाइन में यानी कि परिपथ के मेन लाइन में श्रेणी क्रम में फ्यूज को लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार वीडियो को लाते रहिए। आज भर के लिए इतना ही रहने देते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।